चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे प्रश्न पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इनमें से कौन सा सदस्य था। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हमारे जो संविधान सभा का ये मेंबर थे। लेकिन ये जो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, ये संविधान सभा के अध्यक्ष यानी सदस्य नहीं थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सदस्य की बात करें तो सदस्य अगर अध्यक्ष हुए तो सदस्य भी होंगे ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि निरंजना नदी का दूसरा नाम फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे भगवान बुद्ध ने इसी नदी के किनारे पे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या है कि फल्गु नदी को बौद्ध द्वारा पवित्र माना जाता है, निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तट पर भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति। पूछा जाएगा किस जिले में है बिहार के, तो वो हो जाएगा बिहार के गया जिले से होकर के गुजरती है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। देखिए उड़ीसा के साथ तो साझा नहीं करता है, उड़ीसा के साथ तो साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे तो उड़ीसा तो जहाँ जहाँ है काट दीजिए, यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ भी उड़ीसा है, तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार अपना सीमा साझा करता है। अगला आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आप मैप है, मैप के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के एक मिशन है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि गगनयान किसका मिश्रण है, गगनयान किसका एक मिशन है, यानी कि DRDO के हैं, इसरो के हैं, नासा के हैं। तो आप यहाँ से एक नंबर बन जाता है, जो गगनयान है वो इसरो के एक मिशन है। इसमें मिशन में क्या है, तो इस मिशन में बोला है ये कि 3 सदस्य यानी कि तीन लोगों के दल को 5 से 7 दिनों तक के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो वही भेजा जाएगा, तो कब भेजा जाएगा ये बताना है। तो ये 2024 में अभी हाल ही फिलहाल में इसे मिशन लॉन्च किया है, और इस मिशन को 2024 में भेजा जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे और बन जाता है क्या कि इसरो का गठन कब किया गया था। तो इसरो का जो गठन किया गया था वो 15 अगस्त को किया गया था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। कह रहे गगनयान भारतीय अंतरिक्ष, देखिए गगनयान भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का एक मिशन है, जो कि ये 2024 में लॉन्च होने वाला है, और इसमें 3 सदस्य लोगों को भेजा जाएगा, जिसमें कि 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ानें होगी। गगनयान सिस्टम में मॉड्यूल, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, यानी कि उसमें 3 लोगों में से 1 महिला भी होंगे और 2 पुरुष होंगे। यह पृथ्वी से करीब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यानी कि ये जो गगनयान है ये पृथ्वी से भेजा जाएगा, और इसमें 3 लोग होंगे, 1 महिला और 2 पुरुष होंगे। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसलिए महिलाओं को भी भेजा जा रहा है। पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितने दिन रहेंगे, 5 से 7 दिनों तक। तो ये पूरी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि विक्रम शक संवतों के कितना अंतर है। यानी कि आप सभी जानते हैं 2 शक संवत है, जिसे आप डेट यानी कि तिथि आप मानते हैं। तो एक तो है विक्रम, एक है विक्रम और एक शक संवत, यही 2 डेट हैं, और इन दोनों डेटों से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तिथि का निर्धारण किया जाता है। देखिए जो विक्रम डेट है यानी कि विक्रम संवत है, ये 57 AD से शुरू किया गया था, और जो शक संवत है ये 78 AD से शुरू किया था। ये वाला है ना कनिक्स ने किया था। तो अब देखिए ये विक्रम संवत इतना से शुरू किया था और ये 78 से किया था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 135, यानी कि दोनों का जो अंतर है 135 साल का अंतर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, यानी कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2023 की मेजबानी क्या है, और इसमें सबसे ज़्यादा पूछे किसने जीता है, तो वो हो जाएगा पंजाब ने। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम्स 2023 10 दिन के लिए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट था, जो कि कहाँ, उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन से सिटी थे, तो लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड गोरखपुर। और थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कंडक्टेड ऑन जून 2013 IIT BHU कैंपस। इन्हें तीसरा की बात करें तो IIT BHU की बात करें कैंपस वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछे भारत का कौन से स्पिरिचुअल कैपिटल है तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ स्थल ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश IIT BHU परिसर में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग पीरियड ऑफ विच द वाइसराव, यानी कि किस वाइसराव के शासनकाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश यानी स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में है, यानी कि उस समय लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग के ही वाइसराव के काल में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। अगर आपसे डेट पूछ लिए तो आप बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1961 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। 1861। चलिए ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ फर्स्ट फॉर्म 1861 ड्यूरिंग द लॉर्ड कैनिंग 1856 एंड 1862, यानी कि 1861 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना किया गया था। और इट वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, हु आल्सो बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हु अमंग द फ्लोइंग राइटर अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया का जो लेखक थे वो थे लाला लाजपत राय। चलिए अगला, और यहाँ पे आप ये बाकी सारे देख सकते हैं। जो भारतीय गीत है यानी कि वंदे मातरम सुजलम सुफलम, वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, उन्होंने गाया था। अगर हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो ये भारतीय संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर, और इन्हें संविधान के पिता भी बोला जाता है। और अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। बाकी और सारी विशेष बातें आगे हम करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि द फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर इन द बिहार वॉज फाउंडेड एट, यानी कि बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति डैश में देखने को मिलती है, तो वो हो जाएगा चिरांद में। कहाँ पर? चिरांद में देखने को मिलती है। आप यहाँ पे और कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार में जो पाषाण काल के स्थल थे वो देखिए, पूरा पाषाण स्थल जो थे मुंगेर और नालंदा में। पेपर में पूछा जाएगा पूरा पाषाण स्थल बिहार के किस जिले में मिलता है, तो मुंगेर और नालंदा में पूरा पाषाण के स्थल मिलता है। नव पाषाण के बारे में बात करें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व मिलता है चिरांद, जो कि सारण जिले में। कहाँ पर? सारण डिस्ट्रिक्ट में। और चेचर कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। चेचर है वैशाली में, चिरांद सारण में। ताम्रपाषाण युग स्थल चिरांद यानी कि सारण में है। चेचर की बात करें तो वैशाली में है। और चंपा कहाँ है? तो भागलपुर में है। और तारीडी की कहाँ है? तो गयाडे में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है? ताम्रपाषाण युग स्थल है। तो यहाँ तीनों पाषाण के बारे में आप समझ चुके होंगे, पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। और हाँ दोस्तों, आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सभी के सभी बीपीएससी के प्रश्न पूछा गया है। कह रहे कि हु वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये सेवन कमीशन के विरोध में इनको लाठीचार्ज सरकारों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज किया, जिसकी लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। और गोपाल कृष्ण खोगले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोगले थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बचा, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इंडियन स्ट्रगल, तो इनमें से आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के उन्होंने लिखा था। सुभाष चंद्र बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिएगा। उन्होंने 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन में, जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो हरिपुरा 1938 यानी 1938 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1939 में भी चुनाव हुआ था, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और महात्मा गांधी की तरफ से महात्मा गांधी ने 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसमें कि पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जिससे कि महात्मा गांधी नाराज हो गए। और उसके कारण इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने एक अलग पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा 23 जनवरी को इनका जन्मदिन हुआ था, और 23 जनवरी इनके जन्म के दिवस के अवसर पर ही पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किसको कैलोकोलिथिक युग भी कहा जाता है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, यानी ताम्रपाषाण युग को कैलियोलिथिक युग कहा जाता है। देखिए बीपीएससी में इस प्रश्न को यहाँ पे हाल ही में पूछा है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज जो ब्रॉन्ज है यानी कि कांस्य है, कांसा किस से बने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। तो जो कॉपर और टीन है, कॉपर और टीन यानी जो ब्रॉन्ज बनता है वो कॉपर और टीन के द्वारा बना जाता है। ताम्रपाषाण युग की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग बोला जाता है। इसमें ताम्रपाषाण युग में पत्थर के औजार नवपाषाण युग के किसानों और कांस्य युग की सभ्यता के बीच परिवर्तन का युग माना जाता है। ठीक, चलिए अगला आगे करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे यानी कि आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। सब्सक्राइब के कोई चार्जेस नहीं है, इससे ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण सेशन लेकर आता रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन एरिया, यानी कि निम्नलिखित द्वीप में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात करें तो ये हो जाएगा बोर्नियो जो बोर्नियो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बीपीएससी इस प्रश्न को पूछा है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं अब यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ कर रहा है हु कंक्यूर्ड द लास्ट गंगा और संग, यानी गाना और संग, गण और संग। तो अंतिम गण अथवा संग किसके विजय प्राप्त की थी? तो हो जाएगा मगध नहीं होगा, गुप्त हो जाएगा। ठीक है, गुप्त रूलर उस समय अंतिम गण और संघ किसके विजय में प्राप्त हुआ था? तो गुप्त रूलर यानी गुप्त शासक के समय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि सूची यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है सूची, इसमें मिलान करना है। विटीकल्चर, अगर हम विटीकल्चर की बात करें तो विटीकल्चर है अंगूर की खेती के लिए। ठीक है, अगर वेजिकल्चर की बात करें तो जो ट्री फैमिली है वृक्षों की खेती के लिए वेजिकल्चर के लिए बोला जाता है। पिसीकल्चर की बात करें तो ये मछली पालन के लिए पिसीकल्चर है और ओलिरोकल्चर की बात करें तो ये वेजिटेबल से संबंधित है। यानी ए का 4 कहाँ है? ए का 4 ऑप्शन नंबर यहाँ है डी और ये, तो सी नहीं होगा और ए नहीं होगा। आगे देखते हैं बी का कौन सा है? बी का 3 एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर टैक्सेस कलेक्टेड बाय द रूलर ऑफ द महाजनपद, यानी कि महाजनपद के काल में कौन से इनमें से टैक्स कलेक्ट नहीं किए जाते थे? तो देखिए फसल पर तो कर लिए जाते थे, शिल्पकार पर कर लिए जाते थे, यानी कि जो फसल होती थी उसमें से जो भी था प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या भी जो भी होता था उसमें चार्ज लेते थे, इन टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था। शिल्पकार यानी पत्थर के जो कारीगर थे उससे भी टैक्स लिया जाता थे। चरवाहों पर भी टैक्स लिया जाता था। परिवार पर यानी कि फैमिली पर टैक्स नहीं लिया जाता था। उसमें ये नहीं कह रहा था कि आप चाहे 2 बच्चे 3 बच्चे, उसमें कोई टैक्सेस नहीं लगाते थे। अगला प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड, कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे जापान है, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है द चीफ ऑफ द मर्चेंट इज द गुप्ता गेप एज वाज कॉल्ड, यानी कि गुप्त काल में व्यापारियों को मुखिया को क्या कहते थे? तो हो जाएगा सर्तवाह कहते थे। ठीक, चलिए यहाँ पे और देख सकते हैं आप जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है या कि महादंड नायक को क्या बोलते थे? मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, मुख्य न्यायाधिक अधिकारी महादंड नायक होते थे। कुमार अमात्य की बात करें एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था और युद्ध और शांति मित्र की बात करें तो संधि विग्रह था। और अगर नागर श्रेष्ठी की बात करें शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारी था और व्यापारी करवाको नेता को क्या बोलते थे? सातवाह। और मुख्य शिल्पकार को बोलते थे कुलिका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था? जी नहीं, बिल्कुल पुहार पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, ये चेरों का था। मदुरै जो था ये था पांड्यों का। तो दोनों उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या है कि चोल चेचर पांड्या के 2, एक अंतर्देशीय और एक तटीय था। यह 6 शहरों में 2 महत्वपूर्ण थे, पुहार और कैवरीपट्टम। यह चोलों का बंदरगाह था और जबकि यहाँ पे दूसरा जो है वो है मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। ठीक, चलिए अगला अगला करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हु ट्रांसलेटेड जो है भास्कराचार्य वर्क लीलावती इन द पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि भास्कराचार्य की कृति। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कि जो लीलावती है वो किसकी कृति है? तो भास्कराचार्य जी के जो एक कृति है जिसका नाम है लीलावती। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया है ये बताना है। तो फारसी में जो अनुवाद किया था वो फैजी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है? विच सुल्तान ऑफ द मेडिवल पीरियड इज क्रेडिटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आगरा सिटी एंड द मेकिंग इज द कैपिटल ऑफ सुल्तान।
सल्तनत, यानी किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत राजधानी बनाने की श्रेय जाता है? यानी कि सबसे पहले उन्होंने आगरा सिटी बनाया और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसकी राजधानी वहाँ पे कर दिया। तो हो जाएगा सिकंदर लोधी। कौन सा हो जाएगा? सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक, तो ये कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आई होप आप समझ चुके होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, रेगुलर रोज हम कराते हैं। अभी तक हमने 10 सेशन पिछला करा दिया है, ये 11वां है। और वो सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो सारे सेशन देख लीजिएगा। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।